मुश्किलें दिल के इरादे आजमाती हैं, सपने के पर्दे निगाहों से हटाती हैं। हौसला मत हार गिरकर ओ मुसाफिर, ठोकरे इंसान को चलना सिखाती है। दोस्तों, अनोद एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आपके हौसले की परीक्षा लेने वाला आज का पेपर रहा। 19 सितंबर जीआईसी प्रवक्ता का पेपर हुआ, जिसमें हम हिंदी साहित्य हिंदी सब्जेक्ट के प्रश्न पत्र का संपूर्ण हल तथ्यों की प्रामाणिकता के साथ लेके आए हैं। आपको पता होगा, सामान्य अध्ययन में 1 से 40 नंबर के क्वेश्चन आए थे और हिंदी साहित्य 41 से 120 नंबर के क्वेश्चन आए हुए थे। तो हम विलंब ना करते हुए चलते हैं स्क्रीन पर और पहले हम सामान्य अध्ययन के प्रश्नों को हल करते हैं। उनकी उत्तर प्रमाणित उत्तर हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। इसके बाद हिंदी साहित्य के प्रमाणिक उत्तरों को बताने का प्रयास करें। वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। लास्ट में हम लोग संभावित कटऑफ पर भी चर्चा करेंगे। तो आइए चलते हैं स्क्रीन पर, देखते हैं कि हमारे पहले सामान्य अध्ययन का प्रमाणिक उत्तर क्या है। दोस्तों, जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा का पहला भाग 1 से 40 क्वेश्चन के सामान्य अध्ययन के थे। तो सामान्य अध्ययन के प्रश्नों को हम लोग हल करते हैं। देरी नहीं करेंगे, फटाफट करेंगे, जल्दी जल्दी करेंगे। प्रश्न संख्या 1, हड़प्पी पुरास्थल बनावली किस नदी पर स्थित है? ध्यान रखना, ये सरस्वती की नदी के किनारे स्थित है, लेकिन ये सरस्वती के नाम को ही, सरस्वती नदी को ही हम लोग घग्घर नदी के नाम से जानते हैं। और प्रश्न संख्या 1 में जो सही उत्तर होगा वो होगा घग्घर नदी। घग्घर नदी आपका सही उत्तर होगा। ध्यान रखें दोस्तों, घग्घर नदी सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 2, बाणभट्ट ने हर्षचरित में किस मौर्यकालीन शासक का उल्लेख किया है? तो इसमें जो मौर्यकालीन शासक है बृहद्रथ का उल्लेख किया है। बृहद्रथ का उल्लेख किया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से दिल्ली के किस सुल्तान ने अमानवीय दंड देना बंद कर दिया? तो फिरोज शाह तुगलक। प्रश्न संख्या 3 का जो सही उत्तर होगा वो होगा फिरोज शाह तुगलक। प्रश्न संख्या 4, वो कौन सा मुगल बादशाह था जो अंग्रेजों का पेंशन भोगी बन गया? तो प्रथम मुगल बादशाह देखा जाए तो ये शाह आलम द्वितीय थे, लेकिन इसमें द्वितीय नहीं दिया है, तो अकबर द्वितीय हो सकता है। लेकिन वैसे यहाँ ये विवादित प्रश्न हो सकता है, शाह आलम द्वितीय होना चाहिए यहाँ पर, द्वितीय। तो इसका जहां तक हो सकता है प्रथम में आएगा, तो शाह आलम द्वितीय, ऑप्शन बी सही है। प्रश्न संख्या 5 का जो सही उत्तर है, 5 में पूछा गया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सम्मिलित होने के लिए सुभाष चंद्र बोस को किसने प्रेरित किया? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सम्मिलित होने के लिए सुभाष चंद्र बोस को प्रेरित किया चित्तरंजन दास एम.के. गांधी। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 6 में यह पूछा गया था कि 1829 में अंग्रेजों के विरुद्ध खासी जनजाति विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो तिरोत सिंह ने। दोस्तों, इसका जो 6 का जो सही उत्तर होगा वो होगा तिरोत सिंह इसका सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पी पुरा स्थल उत्तर प्रदेश में नहीं स्थित है? इसमें यह बताना था कौन सा नहीं स्थित है, तो देसलपुर उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है। प्रश्न संख्या 8 में देखें, कन्नौज पर महमूद गजनवी के आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था? दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो होगा राज्यपाल। प्रश्न संख्या 9, मध्यकाल में उत्तर प्रदेश के किस जनपद को शिक्षा का केंद्र होने के कारण सिराज ए हिंद कहा जाता था? तो किसको सिराज ए हिंद कहा जाता था? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा जौनपुर को सिराज ए हिंद कहा जाता था। निम्नलिखित गुप्तकालीन मंदिरों में कौन सा उत्तर प्रदेश में अवस्थित है? दोस्तों, इसको ध्यान देना है कि कौन सा मंदिर उत्तर प्रदेश में अवस्थित है।
तो जो इसका जो सही उत्तर होगा वो सही उत्तर होगा देवगढ़ का दशावतार मंदिर। तो देवगढ़ का दशावतार मंदिर झांसी में स्थित है। तो झांसी उत्तर प्रदेश का जिला है। तो इसका सही उत्तर होगा देवगढ़ का दशावतार मंदिर। प्रश्न संख्या 11 में पूछा गया आरबीआई द्वारा कितने बैंकों पर जुलाई 2021 में नियमों के उल्लंघन के लिए जुर्माना लगाया गया? तो 14 बैंकों पर जुर्माना लगाया गया। प्रश्न संख्या 12, जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन है? बहुत ही सरल प्रश्न है। जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? केंद्रीय वित्त मंत्री होता है। प्रश्न संख्या 13, असमानता वायरस वैश्विक रिपोर्ट प्रकाशित की गई है। बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, कभी भी जीएस पर आधारित कोई भी क्वेश्चन है तो रिपोर्टें बहुत पूछी जाती हैं, तो रिपोर्टों को जरूर ध्यान रखेंगे दोस्तों। तो इसका असमानता वायरस वैश्विक रिपोर्ट प्रकाशित किसके द्वारा? ऑक्सफैम के द्वारा असमानता वायरस वैश्विक रिपोर्ट प्रकाशित की गई। प्रश्न संख्या 14, प्रधानमंत्री फसल बीमा शुरू की गई थी। कब शुरू की गई थी प्रधानमंत्री फसल बीमा? तो प्रधानमंत्री फसल बीमा 2016 में शुरू की गई थी। तो प्रधानमंत्री फसल बीमा 2016 में शुरू की गई थी। उसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी सही होगा। प्रश्न संख्या दोस्तों 15, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत निर्माण योजना का संगठक नहीं है? तो भारत निर्माण योजना का कौन सा संगठक नहीं है? आपको उत्तर बताना था। ग्रामीण सड़कें हैं, ग्रामीण विद्युतीकरण, ग्रामीण उद्योग और ग्रामीण पेयजल। तो इसमें जो भारत निर्माण योजना का संगठक नहीं है वो है ग्रामीण उद्योग। ग्रामीण उद्योग भारत निर्माण का संगठक नहीं है। प्रश्न संख्या 16, वर्ष 2021-22 के संघीय बजट प्रस्ताव 6 स्तंभों पर आधारित है। निम्नलिखित में से कौन सा एक उसमें सम्मिलित नहीं है? आपको ये बताना है कौन सा सम्मिलित नहीं है। इसमें जो सम्मिलित नहीं है वो है, सही उत्तर होगा गांव की अर्थव्यवस्था का सुदृढ़ीकरण। ये सम्मिलित नहीं है, ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न संख्या 17, भारत में म्यूचुअल फंड को निम्नलिखित में से किस संस्था के द्वारा विनियमित किया जाता है? तो म्यूचुअल फंड को विनियमित करने वाली संस्था है सेबी। इसका ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 18 में है कि बैंकों में उपभोक्ता सेवाओं में सुधार का सुझाव देने के लिए निम्नलिखित में से किस समिति का गठन किया गया था? तो गोई पोरिया समिति। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी, गोई पोरिया समिति। ये जो है बैंकों में उपभोक्ता सेवाओं में सुधार लाने के लिए गठित की गई थी। प्रश्न संख्या 19, भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश का कितना? ये तो सभी को पता है, 7.33, और ऑप्शन से बाकी ऑप्शन गलत हैं। प्रश्न संख्या 20, उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर मार्च 2020 को राज्य के जीडीपी और प्रति व्यक्ति आय के मामले में शीर्ष स्थान पर है? जीडीपी और प्रति व्यक्ति आय के मामले में तो ये नोएडा होगा। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा नोएडा, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 21, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का प्रमुख उद्योग नहीं है? तो प्रमुख उद्योग आपको बताना है कौन सा नहीं। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी होगा, ऑटोमोबाइल प्रमुख उद्योग नहीं है, तो इसका ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 22, निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है? दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा उत्तर प्रदेश का कौन सा लोक नृत्य है तो जैता। बहुत ही महत्वपूर्ण
प्रश्न था और अच्छे लेवल का प्रश्न था। प्रश्न संख्या 23, 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष सी रंगराजन है। 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष सी रंगराजन है। प्रश्न संख्या 24, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें कौन सा सही सुमेलित नहीं है? छत्तीसगढ़ सुमेलित है, हिमाचल प्रदेश सुमेलित है और उत्तर प्रदेश भी सुमेलित है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा, सही उत्तर दोस्तों, सही उत्तर इसका होगा असम। असम में 7 सीटें हैं। प्रश्न संख्या 25, निम्नलिखित में से राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का कौन सा अनुच्छेद राज्य को नीति निर्देशित करता है कि वे उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों की सहभागिता सुनिश्चित करे? देखो प्रश्न बहुत आसान था, बहुत सरल था, बस ये पूछा गया था कि नीति निर्देशक के कौन से अनुच्छेद में कामगारों की सहभागिता पूछा था। लैंग्वेज थोड़ा घुमा दिया है, इसमें उलझने की जरूरत नहीं है। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा 43A। आर्टिकल 43A में कामगारों की सहभागिता के बारे में बताया गया है। प्रश्न संख्या 26 में उत्तर प्रदेश में विधान परिषद वित्त विधेयक को कितने दिन विलंबित कर सकता है? तो दोस्तों ध्यान रखना है, चाहे विधान परिषद हो या राज्यसभा हो, वित्त विधेयक पर उनको विशेष शक्ति नहीं प्राप्त है। इसलिए 26 का जो सही उत्तर होगा वो 14 दिन तक केवल विलंब कर सकते हैं, डिले कर सकते हैं। 14 दिन के अंदर पास कर दिए तो ठीक है, नहीं पास किए तब भी जो है 14 दिन के बाद उसे पारित मान लिया जाता है। इस दौरान वो अपने संशोधन की सिफारिशें कर सकते हैं। उस सिफारिशों को विधानसभा या लोकसभा मानने के लिए बाध्य नहीं है। प्रश्न संख्या 27 में भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत उत्तर प्रदेश में महाधिवक्ता की नियुक्ति होती है? तो ध्यान रखें, इसका जो सही उत्तर होगा महाधिवक्ता की नियुक्ति आर्टिकल अनुच्छेद 165 ए उत्तर सही होगा। प्रश्न संख्या 28, मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा निम्नलिखित की सिफारिशों के अनुसार जोड़ा गया। तो किसकी सिफारिशों के आधार पर मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा स्वर्ण सिंह समिति गठित की गई, जिसके सिफारिशों के आधार पर मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए और वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। प्रश्न संख्या 29, दोस्तों आपकी बुकलेट अलग अलग हो सकती है, उसके क्रम आगे पीछे हो सकते हैं, आप क्रम मिला लीजिएगा। प्रश्न उत्तर आपको मैं अभी शॉर्ट में बता दे रहा हूं, कहो तो इसके व्याख्या भी करूं, लेकिन आपका समय बहुत टूटेगा, इसलिए व्याख्या कम सीमित शब्दों में करते हुए आपके उत्तर हम सीधे बताते चलते हैं कि निम्नलिखित युग्मों में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन इसमें डी, ऑप्शन डी सुमेलित नहीं है। गाडवारा आंध्र प्रदेश से नहीं है। प्रश्न संख्या 30 में पूछा गया है कि सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करिए। ध्यान रखिए दोस्तों, ये बहुत अच्छे ए लेवल का क्वेश्चन है। तो इसमें कौन सा सही उत्तर होगा? तो सही उत्तर जो है क्या कहते हैं, इसका जो सही उत्तर होगा ए लौह अयस्क इटाविल और बॉक्साइड आपका सडवरी, ये तो ए का 4 और डी का 2। ऑप्शन सी आपका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी उत्तर सही होगा, उत्तर सी सही है। प्रश्न संख्या 31, निम्नलिखित किस देश से होकर भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है? तो इसका जो सही उत्तर होगा, कौन सा देश है जिससे भूमध्य रेखा गुजरती नहीं है? इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा 31 का जो सही उत्तर होगा वो होगा जाम्बिया, डी ऑप्शन सही है।
प्रश्न संख्या 32, उत्तर प्रदेश में मयूर संरक्षण केंद्र निम्नलिखित में से किस स्थान या जनपद में है? तो मयूर संरक्षण केंद्र उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में मयूर संरक्षण केंद्र स्थित है। मथुरा जिले में, मथुरा जनपद में मयूर संरक्षण केंद्र स्थित है। प्रश्न संख्या 33, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश की कौन सी अनुसूचित जनजाति वाराणसी जनपद में नहीं पाई जाती? तो देखिए, एक जनजाति है जो वाराणसी में नहीं पाई जाती, वो है सहरिया जनजाति ललितपुर में पाई जाती है। प्रश्न संख्या 34, निम्नलिखित पारिस्थितिकीय तंत्र की अवधारणा प्रथम बार दी गई है। दोस्तों, इसका जो सही उत्तर होगा प्रथम बार पारिस्थितिक तंत्र, ये कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है और एजी टांसले सभी को पता है। प्रश्न संख्या 34 का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 35 को ध्यान देंगे। निम्नलिखित में से कौन सी फसल लवण सहिष्णु है, लवण के अनुकूल है? तो इसमें जो सही उत्तर हो सकता है वो दोस्तों, इसमें थोड़ा सा डाउट है, या तो ये ऑप्शन बी होगा या तो डी होगा। मेरी समझ में ऑप्शन डी होना चाहिए, चुकंदर, लेकिन हो सकता है बी भी हो सकता है, तो इसको आप डाउट में रखेंगे। ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 36, खड़ी फसल की कटाई करने से पहले अगली फसल की बुआई करना कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? तो खड़ी फसल की बुआई, कटाई से पहले अगली फसल जब हम बो देते हैं तो नालियों में बो देते हैं, तो एक खड़ी फसल तैयार हो जाती है, उसके बीच में नालियों में दूसरी फसल बो देते हैं, उसी फसल को हम लोग रिले कहते हैं, रिले खेती कहते हैं। इसका ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 37, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में मोटे अनाज वाली फसलें उगाई जाती हैं? तो मोटे अनाज वाले ऊंचाई पर उगाई जाती हैं, इनको ज़्यादा जल की जरूरत नहीं होती है, इन फसलों को ज़्यादा जल की जरूरत नहीं होती है। तो जो सामान्य धरातल है, निचले स्तर के ऊपरी क्षेत्रों में ज़्यादा ये फसलें उगाई जाती हैं। प्रश्न संख्या 34, सौर ऊर्जा का कारण क्या है? दोस्तों, ये बहुत आसान सा प्रश्न था, सभी को आना चाहिए था। तो सौर ऊर्जा का कारण नाभिकीय संलयन है। जब हाइड्रोजन के परमाणु मिलकर के हीलियम बनाते, इस क्रिया को नाभिकीय संलयन करते हैं, और इसमें जो मास की क्षति होती है वो ऊर्जा में बदल जाती है। तो सूर्य में जो है, क्या कहते हैं, नाभिकीय तो सूर्य में जो है नाभिकीय संलयन के द्वारा, संलयन क्रिया के द्वारा सौर ऊर्जा उत्पन्न होती है। प्रश्न संख्या 39 और 40, देखिए, जितने कोचिंग संस्थानों ने मैथ का हवा खड़ा कर रखा था, और जिन लोगों ने पैसे दे दे के खूब मैथ की क्लासेस की हैं, खूब पैसे दे दे के, उनका सिलेक्शन नहीं होने वाला। ध्यान रखिए दोस्तों, मैं ये गारंटी की दावा कि जिस दिन आप लोग कोचिंग का सहारा छोड़ दोगे, उस दिन आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। हम लोग ये समझते हैं कि मोटी रकम देने से, पैसे देने से सिलेक्शन होता है, ये गलत है। सिलेक्शन की कुंजी यदि कहीं है तो आपके अंदर है। तो इसलिए दोस्तों, अपने अंदर झांक कर देखो कि कहां से हम उस कुंजी के ताले को खोलें, और वो कुंजी का ताला मेहनत के द्वारा खुलेगा। इसलिए किसी कोचिंग के भरोसे मत रहें, पैसे देकर तो आप बिल्कुल फंसेंगे। इसलिए कभी कभी हमारे जैसे फ्री के भी कोचिंग के वीडियो देखिए, आपको फायदा होगा, फिर आपको कम से कम आर्थिक नुकसान तो जरूर नहीं होगा, लेकिन प्रमाणिक सामग्री, अध्ययन सामग्री आपको जरूर मिलेगी। किसी भी प्रकार का आपसे किसी भी 1 रुपए का किसी भी प्रकार की हानि या ठगी नहीं होगी। लेकिन यदि आपको कोचिंग के भरोसे रहेंगे तो जो वास्तविक चीज, जो सीखने वाली चीजें हैं, उनको आप नहीं सीख पाओगे। मैं आपको यही एडवाइस, मैं
टीचिंग में जुड़ा हुआ हूँ, चयनित हुआ हूँ, और मैं आपको यही सलाह देता हूँ कि आप बुक को हथियार बनाइए, किताबों का हथियार बनाइए, किताबों से पढ़िए। यदि किताबों से आपने पढ़ना सीख लिया तो आपका सिलेक्शन जरूर है। कोचिंग के पीछे भागेंगे तो कोचिंग आपका जो खुद की थॉट्स है, खुद की सोच है, वो समाप्त कर देगी। प्रश्न संख्या 39, 2 क्वेश्चन मात्र मैथ के आए थे। चलो इन 2 को भी देखते हैं, क्या है इनका रागमाला। 4, 9, 26, 6, 14, 39, इसमें ये जो क्वेश्चन मार्क है, खाली जगह क्या होगी। अब इसमें क्या किया गया है कि उसको 3 गुना करके 2 जोड़ दिया, 4 3 12, 2 24, 9 27, 2 29, तो 6 दुनाए 6 18, 2 20। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा, इसका जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन सी, 20 उत्तर सही होगा। प्रश्न संख्या 40, शब्दों के विषम युग्मकों को चुनिए। तो अब इसमें विषम, ये रीजनिंग का क्वेश्चन था, बहुत इजी। सभी लोग, अंगूर से शराब बनती है, सबको पता है। दूध से मक्खन बनता है, पानी से ऑक्सीजन प्राप्त होती है। दोस्तों, मृत्यु से रोग कहाँ, मृत्यु पे रोग ही समाप्त हो जाता है ना रोगी नहीं बचा तो रोग क्या बचेगा। तो ऑप्शन इसका 40 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन ए सही है। इस प्रकार प्रश्न संख्या 1 से 40 तक दोस्तों ने हमने आपको प्रमाणिक हल बताया, और ये प्रमाणिक हल आपके जो पेपर का जो लेवल है, आप अपने मार्क्स देखिए, और जिन लोगों के जितने मार्क्स आ रहे हैं उसको टोटल करके कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना है। अब हम नेक्स्ट भाग जो हिंदी साहित्य का इतिहास है उसको हम लोग अगले वीडियो में आपको अपलोड करेंगे। ध्यान रखिए दोस्तों, यदि आपने मेहनत किया, हिम्मत के साथ मेहनत किया, जज्बात के साथ मेहनत किया, और सही दिशा में किया, सही तरीके से किया, तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक पाएगा। आपको मेहनत करना होगा, चीजें अपने अंदर से निकालनी होगी, अनुशासित जीवन शैली जीना होगा, तब आपकी सफलता की मंजिल को प्राप्त करेंगे। इतना जरूर ध्यान रखें। और दोस्तों, आपसे यही आग्रह करता हूं कि आप अनोद एकेडमी चैनल से जुड़िए। इस चैनल से जुड़ने से आपको कई फायदे हैं। पहला फायदा तो यही है कि फ्री ऑफ कॉस्ट आपको एजुकेशन मिलेगी, और मैं ये गारंटी कह रहा हूँ, आप मेरे वीडियोज देख लीजिए, और जिन पे आप पैसा देके अध्ययन करते हैं वहां देख लीजिए, आपको बिल्कुल जमीन आसमान का अंतर नजर आएगा। तो इसलिए मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि आपसे पैसे ठगना है, क्योंकि मुझे सरकार खुद इतनी सैलरी देती है जिससे घर परिवार आराम से चल जाता है। तो इसलिए आपसे पैसे लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आशा करता हूं कि आज का ये प्रश्नों के उत्तर आपको मिल गए होंगे, और फर्स्ट पेपर आप मिला लिए होंगे फर्स्ट पार्ट में, और हम सेकंड पार्ट जल्द ही अपलोड कर देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।